तो आज हम अपने नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है स्विच केस स्टेटमेंट इन जावा। तो स्विच केस स्टेटमेंट समझ लो थोड़ा बहुत इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह होता है। जैसे इफ कंडीशन, हम एक इफ कंडीशन लिखते हैं और अगर वो ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज वो एल्स ब्लॉक में चला जाता है। सिमिलरली स्विच केस स्टेटमेंट में हम एक स्विच स्टेटमेंट लेते हैं और उसके अंदर लिखते हैं एक एक्सप्रेशन। अब वो एक्सप्रेशन इंटीजर टाइप में भी हो सकता है, कैरेक्टर टाइप में भी हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप में भी हो सकता है, बट डबल एंड फ्लोट टाइप में नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं एक एक्सप्रेशन और फिर केस के अंदर हम पास करते हैं वैल्यूज। और केस अब किस तरह वर्क करेंगे, देखो, जो स्विच स्टेटमेंट में हमने एक एक्सप्रेशन पास किया है, अगर वो सेम एक्सप्रेशन किसी भी केस से एग्जैक्टली मैच हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल केस 1 से मैच हो गया, तो केस 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर केस 2 एंड डिफॉल्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट का भी हमने यूज़ किया है। अब ये एक्जैक्टली किस तरह वर्क करता है वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। फिलहाल ये हमारा स्विच केस का सिंटैक्स हो गया। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि स्विच केस स्टेटमेंट जो है वो किस तरह वर्क करता है जावा में। यू कैन सी कि हमारे सामने एक क्लास है और इसका नाम है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्लास का नाम सिर्फ स्विच नहीं हो सकता था, क्योंकि स्विच जावा में ऑलरेडी एक कीवर्ड है। ठीक है, इसलिए मैंने क्लास का नाम रखा है स्विच स्टेटमेंट। चलो, अब आगे का प्रोग्राम लिखते हैं। क्लास के अंदर एक मेथड बना लेते हैं, मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मेन मेथड बना लिया। अब क्या लिखेंगे, स्विच केस स्टेटमेंट हम सीख रहे हैं तो हम स्विच कीवर्ड लगा देते हैं। मैंने जैसे ही लिखा स्विच, मैंने स्विच का ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज किया। ठीक है, अब इस स्विच के अंदर हम पास करते हैं एक कोई भी एक्सप्रेशन। अब वो एक्सप्रेशन मैंने बताया था कि इंटीजर टाइप में भी हो सकता है, कैरेक्टर टाइप में भी हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप में भी हो सकता है। सबसे पहले हम इंटीजर टाइप में कैसे एक्सप्रेशन इसमें देंगे वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल है इंट ए इक्वल टू 2। अब इसके अंदर मैंने पास कर दिया ए। अब क्योंकि हमने स्विच में एक इंटीजर टाइप का एक्सप्रेशन पास किया है, तो हमारे जो केसेस होंगे वो भी इंटीजर टाइप के होंगे। अब वो किस तरह से होंगे देख लो, जैसे कि केस 1। अब इस केस 1 के अंदर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा संडे एंड इसके नीचे मैंने लगा दिया ब्रेक। सिमिलरली मैंने केस 2 लिखा एंड इसके अंदर मैंने लगा दिया मंडे और केस 2 को भी मैंने कर दिया ब्रेक। सिमिलरली मैं चाहे जितने केसेस यहाँ पे बना सकती हूँ, केस 1, केस 2, केस 3, एक लास्ट और बना लेते हैं केस 4 एंड सारी बना लेते हैं, केस 4, केस 5, केस 6 एंड लास्ट केस 7। एंड यहाँ पे वैल्यूज भी चेंज कर लेते हैं, संडे, मंडे, यहाँ पे ट्यूसडे, यहाँ वेडनेसडे, यहाँ पे थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, अब लास्ट में हम स्विच के स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट और लिखते हैं, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। डिफॉल्ट स्टेटमेंट, इसके अंदर हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट किया इनवैलिड। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करेगा, अब देखो, ए की वैल्यू जो भी है वो जिस भी केस से मैच हो जाएगी वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास ए की वैल्यू है 2 और केस 2 में क्या है, मंडे। तो देख लेते हैं आउटपुट में क्या आता है। आउटपुट में आया मंडे। ठीक है, हम ए की वैल्यू को 1 करके चेक कर लेते हैं। अगर ए की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में आया संडे, क्योंकि केस 1 एग्जीक्यूट हुआ। ए की वैल्यू अगर हम करेंगे 7 तो आ जाएगा आउटपुट में सैटरडे। ठीक है, और ए की वैल्यू अगर मैंने कुछ डिफरेंट ही दे दी, जैसे 7 की जगह मैंने 8 दे दी। अब 8 तो कोई केस नहीं है, केस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, बट 8 कोई केस नहीं है। तो जब कोई ऐसी वैल्यू हम एक्सप्रेशन में पास कर दें जो कि केसेस में अवेलेबल ही नहीं है, तो कंट्रोल चला जाता है डिफॉल्ट में। तो अभी ए की वैल्यू 8 है और 8 कोई केस है नहीं यहाँ पे, तो अब देखो आउटपुट में क्या आएगा, इनवैलिड। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे केस जो है कुछ भी दिया होता, मैंने केस 0 दिया होता, अब 0 भी कोई केस नहीं है यहाँ पे, तो भी आउटपुट में क्या आएगा देख लो, इनवैलिड। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है कि इफ स्विच के स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करता है जावा के अंदर। ठीक है, तो स्विच के स्टेटमेंट में आई होप कि अब इतना क्लियर होगा आपको कि एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू है, जब वो किसी भी केस से मैच हो जाएगी तो वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके अलावा कोई दूसरा केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जब एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं होगी तो वो डिफॉल्ट, सारा जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो डिफॉल्ट में चला जाएगा और डिफॉल्ट में जो कुछ भी लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर स्विच के स्टेटमेंट में हम ब्रेक स्टेटमेंट ना यूज़ करें तो क्या होगा। अब जितने भी केसेस में मैंने ब्रेक यूज़ किया हुआ है वो हम हटा देते हैं एंड फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमने सारे ब्रेक स्टेटमेंट हटा दिए अपने स्विच केस से। ठीक है, अब ए की वैल्यू में इतनी चेंज करके मैं लिख देती हूँ 1। अब प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, तो देखो संडे से लेके उसने डिफ़ॉल्ट तक, इनवैलिड तक, मतलब डिफ़ॉल्ट में जो भी वैल्यू इनवैलिड, उसने सब कुछ प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं ए की वैल्यू जो है 1 से कुछ लिख दूँ 4,
अब देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड इनवैलिड। अब ये कैसे हुआ? देखो ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू 4 थी। अब केस 4 क्या है? केस 4 है वेडनेसडे। तो जहाँ से भी केस मैच हुआ वहाँ से लेके डिफ़ॉल्ट तक उसने सारी केसेस को वन बाय वन एग्जीक्यूट कर दिया। तो जब भी हम स्विच के स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज़ करते हैं, तो एक सिचुएशन अकर होती है और सिचुएशन को कहते हैं फॉल थ्रू कंडीशन। यानी कि जहाँ से भी आपका केस जो है वो मैच हो जाएगा, वहाँ से लेके डिफ़ॉल्ट तक सारे केस एग्जीक्यूट हो जाएंगे एंड उसी कंडीशन को हम कहते हैं फॉल थ्रू कंडीशन। अगर ए की वैल्यू मैं 7 कर दूँ, तो मेरे पास केस 7 है क्या? सैटरडे। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? सैटरडे और इनवैलिड। ठीक है, चेक कर लेते हैं। सैटरडे और इनवैलिड। ठीक है। अगर केस की वैल्यू होती 5, तो अब क्या आता आउटपुट में? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और इनवैलिड। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और इनवैलिड आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि फॉल थ्रू कंडीशन क्या होती है। फॉल थ्रू कंडीशन मतलब कि अगर हमने हमारे स्विच केस स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज़ किया है, तो एक्सप्रेशन जहाँ से भी स्विच केस का मैच हो जाएगा, जिस भी केस से मैच हो जाएगा, वहाँ से लेके डिफ़ॉल्ट तक सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। बस इसी टाइप की सिचुएशन को हम कहते हैं फॉल थ्रू कंडीशन। इसलिए जब भी हम स्विच केस का प्रोग्राम करते हैं, तो हम मेक श्योर करते हैं कि उसमें डिफ़ॉल्ट हमेशा यूज़ करें। ठीक है? अब वैसे वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट में कि आपको ब्रेक यूज़ करना है, नहीं करना है। वो प्रोग्राम की डिमांड पे वो चीज़ वो रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है? तो अभी हमने देख लिया कि हम इंटीजर डेटा टाइप का एक्सप्रेशन स्विच केस में पास करके किस तरीके से अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है। स्ट्रिंग पे किस तरह से हम केस स्विच केस में एक्सप्रेशन बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे इंट है, इसको हम कर लेते हैं स्ट्रिंग है, और यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी। तो वैल्यू मैंने कुछ भी यहाँ पे दे दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने वैल्यू दे दी ABC और स्विच में मैंने ए पास कर दिया। अब देखो सारे केसेस में मुझे एरर दिखाने लग गया। मतलब एरर देखो, ये जो नीचे रेड लाइन है वो इंडिकेट कर रही है कि प्रोग्राम में एरर है। अब सारे केसेस में मुझे एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने स्विच में एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन पास किया है, बट हम केसेस में सारे केसेस जो है हमने एक इंटीजर डेटा टाइप के दे रखे, तो वो चीज़ अलाउड नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमें जितने भी केसेस हैं वो हमें स्ट्रिंग में ही देने होंगे। जैसे एक केस मैंने दे दिया ABC, केस 2 मैंने दे दिया DEF, केस थर्ड वाला दे दिया IJK, एंड हम इतने केसेस रखते हैं। बाकी सारे केसेस डिलीट कर देते हैं फॉर नाउ, एंड लास्ट में डिफ़ॉल्ट और ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है ए, उसके अंदर वैल्यू है ABC जो कि मैच होगी फर्स्ट केस से। और जैसा कि एज यू कैन सी कि हमारे स्विच केस स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट तो है नहीं, तो ABC से लेके जितने भी केसेस हैं इंक्लूडिंग डिफ़ॉल्ट सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो आउटपुट चेक कर लेते हैं। देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड इनवैलिड तीनों प्रिंट हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पे सिंपली ब्रेक ऐड कर सकते हैं। पहले केस में, दूसरे एंड थर्ड वाले केस में हमने ब्रेक ऐड कर दिया। अब आउटपुट चेक कर लेते हैं। अब एक्सप्रेशन की वैल्यू फर्स्ट केस से मैच होगी, तो केवल फर्स्ट केस ही एग्जीक्यूट होगा जो कि था संडे। एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर होती DEF, तो सेकंड केस से मैच हो जाती, तो आउटपुट में आ जाता मंडे। एंड अगर किसी से भी नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल Z कुछ केस की एक्सप्रेशन में मैं वैल्यू दे देती, तो इनवैलिड प्रिंट हो जाता। यानी कि प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ चला गया? डिफ़ॉल्ट में। तो केसेस हमारे इंटीजर टाइप के भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप के भी हो सकते हैं, एंड लास्टली कैरेक्टर टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक है, कैर में भी चेक कर लेते हैं। अब कैर ए है तो कैरेक्टर वैल्यू उसमें पास करनी पड़ेगी। जैसे कैर A इक्वल्स टू A। अब केसेस भी मुझे देखो सारे केसेस में एरर देने लग गया, क्योंकि जितने भी केसेस हैं वो सारे स्ट्रिंग टाइप के। अब इन्हें हम कैरेक्टर टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैरेक्टर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया कुछ भी WXY। ठीक है, एंड अब आउटपुट चेक कर लेते हैं। आउटपुट गेस करो क्या आएगा? ऑफ कोर्स इनवैलिड आएगा, क्योंकि किसी भी केस से एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अगर हम ए में पास करें x, अब देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। आपको लग रहा होगा कि मंडे आएगा, बट इनवैलिड आ गया। अब यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन आई गेस बढ़ गया होगा आप लोगों का कि ये तो केस सेकंड वाले से मैच हो रहा है, फिर भी इनवैलिड क्यों आया? क्योंकि केस जो है, केस सेकंड में मैंने यहाँ पे पास किया है स्मॉल x यानी लोअर केस में, एंड यहाँ एक्सप्रेशन में मैंने कैपिटल X दिया है। तो कैपिटल X जो है वो किसी भी केस से मैच नहीं हुआ, इसलिए वो सारा कंट्रोल जो है प्रोग्राम का वो डिफॉल्ट के अंदर चला गया। ठीक है, जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, यानी कि कैपिटल एंड स्मॉल दोनों में वो फर्क करती है। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है विद इन जावा। ठीक है, अगर हम इसी x को कर लें स्मॉल, अब देख लेते हैं आउटपुट में क्या आएगा। ऑफ कोर्स मंडे आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि स्विच केस स्टेटमेंट, डिफॉल्ट स्टेटमेंट एंड ब्रेक स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करता है जावा में, आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत। अब हम कुछ उन प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं जो मैंने आपको PDF में सेंड किए हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल से हम समझते हैं। ये तो एक्जैक्टली वही प्रोग्राम है जो भी मैंने आपको करवाया है। एक डे दिया है, उसकी एक वेरिएबल है डे जिसकी वैल्यू है 3, और इस डे को मैंने स्विच के अंदर एज अ एक्सप्रेशन पास किया है। अब डे में 3 है तो केस 3 से वो वैल्यू मैच हो जाएगी, तो आउटपुट में क्या आएगा? वेडनेसडे। और क्योंकि इस स्विच केस स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट यूज हुआ है, तो आउटपुट में वेडनेसडे ही आएगा। यहाँ पे दिया भी है मैंने, पूरा एक्सप्लेनेशन है इस प्रोग्राम का, एंड आउटपुट भी दिया है कि इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो वेडनेसडे आएगा। ठीक है, अब हम अपना एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है? देखो एक स्ट्रिंग है फ्रूट जिसके अंदर वैल्यू है एप्पल,
अब ये फ्रूट जो है एज ए एक्सप्रेशन हमने पास किया है स्विच स्टेटमेंट में, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू जिस भी केस से मैच हो जाएगी वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, और क्योंकि स्विच केस स्टेटमेंट में हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है तो केवल वही केस एग्जीक्यूट होगा एंड उसके अलावा और कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अभी फ्रूट के अंदर क्या वैल्यू है एप्पल, और वो कौन से केस से मैच होगी, केस फर्स्ट वाले से। तो आउटपुट में क्या आएगा, जो भी उस केस के अंदर है फ्रूट इज एप्पल, और क्योंकि ब्रेक है तो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा और कंट्रोल नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आएगा, फ्रूट इज एप्पल, ठीक है। एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल 3 में फॉल थ्रू का मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है आप लोगों को। जैसे यहाँ पे एक डेटा टाइप मैंने लिया है इंटीजर टाइप का, और वेरिएबल है नंबर जिसके अंदर वैल्यू है 2, और उसे मैंने एज अ एक्सप्रेशन स्विच के अंदर पास किया है। अब ये जो नंबर की वैल्यू कौन से केस के साथ मैच होगी, केस 2 के साथ। अब क्योंकि इस स्विच केस स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट तो है नहीं, तो 2 से लेकर डिफॉल्ट तक सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, नंबर इज 2, नंबर इज 3 एंड डिफॉल्ट केस। तो देख लो दिस द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज नंबर इज 2, नंबर इज 3 एंड डिफॉल्ट केस, ठीक है। इन सारे प्रोग्राम का नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है मैंने हर बार कि आउटपुट जो है वो किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना, ओके। तो वो तो सारे अब हो गए एग्जाम्पल्स। अब यहाँ से शुरू होते हैं हमारे कि इस चैप्टर में किस तरीके से प्रोग्राम आ सकते हैं। देखो अब सबसे पहला प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड टू नंबर्स एंड एन ऑपरेटर एंड परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन द बेस ऑफ इनपुट ऑपरेटर। अब पहले प्रोग्राम को देख के घबराने से पहले ये समझो कि प्रोग्राम में करना क्या है, ठीक है। प्रोग्राम में हमें यूजर से 2 नंबर लेने, एक नंबर 1 एक नंबर 2, 2 वैल्यूज हमें यूजर से लेनी है, और तीसरी चीज भी हमें यूजर से लेनी है, एक ऑपरेटर। अब वो ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि प्लस माइनस, डिवीजन का सिंबल या रिमाइंडर का सिंबल जो परसेंटेज वाला हम यूज करते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। अब प्रोग्राम में करना क्या है, देखो 2 वैल्यूज यानी 2 न्यूमेरिक वैल्यूज तो हमें यूजर से लेनी ही लेनी है, एंड साथ ही साथ हमें एक ऑपरेटर भी लेना है। अब जो भी ऑपरेटर यूजर ने एंटर किया है उस बेस पे हमें दोनों नंबर के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने कोई नंबर लिया है, नंबर 1 की वैल्यू यूजर ने दी है 2 एंड नंबर 2 की वैल्यू यूजर ने दी है 3, और ऑपरेटर में यूजर ने एंटर किया है इनटू का सिंबल, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, 2 इंटू 3, ठीक है। अब सिमिलरली अगर ऑपरेटर में यूजर ने पास किया होता डिवीजन का सिंबल, तो 2 डिवाइड बाय 3 ऐसे होना चाहिए। तो नंबर 1 एंड नंबर 2 के बीच में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है ये डिपेंड करता है कि यूजर ने कौन सा ऑपरेटर जो है वो एंटर किया है। अब ये प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से हो रहा है वो देखो। अब ऑपरेटर पे डिपेंड कर रहा है कि नंबर 1 एंड नंबर 2 के बीच में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो एक ऑपरेटर भी हमने यूजर से ले लिया, एंड ऑपरेटर कैसे यूजर से लेते हैं उसका तरीका ये है, sc.next कैरेट 0, ठीक है। अब ऑपरेटर हमने स्विच में पास कर दिया, और ऑपरेटर किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का, तो केसेस भी हमारे सारे कैरेक्टर टाइप के हैं, ठीक है। एंड अगर यूजर ने फॉर एग्जांपल अगर प्लस ऑपरेटर पास किया होता तो एक वेरिएबल है बाहर रिजल्ट करके हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एंड यहाँ पे लिखा रिजल्ट इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, और फिर हमने यहाँ पे शो कर दिया रिजल्ट इज प्लस रिजल्ट, ठीक है। एंड अगर यूजर ने एंटर किया होता ऑपरेटर में माइनस, तो रिजल्ट में नंबर 1 माइनस नंबर 2, एंड सिमिलरली डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम चीज़ हो जाती है। ये प्रोग्राम मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये किस तरीके से हो रहा है। तो देखो तो जैसा कि हमें यूजर से 2 वैल्यूज लेनी थी, एक नंबर 1 एंड नंबर 2 और एक ऑपरेटर। तो अब यूजर से वैल्यूज लेने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, वो कर लेते हैं इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ता है, तो स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, इसके अंदर देंगे सिस्टम डॉट इन, यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं एंटर नंबर 1 और नंबर 1। अब जो डेटा टाइप है नंबर 1 का एंड नंबर 2 का हम डबल मिलेंगे, क्योंकि हमें डिवीजन भी कराना हो सकता है, यूजर को डिवीजन कराना हो, या फिर ठीक है मल्टीप्लिकेशन में कुछ फ्लोटिंग वैल्यूज अगर यूजर को एंटर करनी हो तो उसका आउटपुट जो है डेसिमल्स में भी आ सकता है, इसलिए हम अपना डेटा टाइप जो है डबल चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डबल n1 इक्वल टू मैंने लिया num1 ही ले लेते क्योंकि वहाँ पे मैंने PDF में num1 दिया है, ओके। num1 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है। सिमिलरली हमें दूसरा नंबर भी यूजर से एंटर करवाना है, तो एक और मैसेज दे देते हैं एंटर नंबर 2, एंड यहाँ पे डबल num2 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल। अब नंबर 1 एंड नंबर 2 तो हमने यूजर से एंटर करवा लिया, अब हमें तीसरी चीज़ क्या एंटर करवानी है, ऑपरेटर। तो एक मैसेज दे देते हैं यूजर को एंटर एंड ऑपरेटर। अब ऑपरेटर का जो डेटा टाइप है वो जैसे ऑपरेटर में आप क्या एंटर करोगे, प्लस माइनस डिवीजन का सिंबल या फिर मॉड्यूलस का सिंबल, तो वो सिंबल आप एंटर करोगे ना, तो वो हम इंट में या डबल में तो ले नहीं सकते, आपको कैरेक्टर में लेना पड़ेगा, या स्ट्रिंग में भी ले सकते हैं। तो अगर आप कैरेक्टर में लेंगे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सिंबल जो है वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, जैसे प्लस हो गया माइनस हो गया वो एक ही कैरेक्टर है ना, तो उसके लिए अगर आप कैरेक्टर यूज़ करेंगे तो कैर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो कैर मैंने लिया ऑपरेटर इक्वल टू,
अब यूज़र से कैरेक्टर में वैल्यू कैसे लेते हैं, मैंने कई बार भी बताया आपको, पीडीएफ में भी मैंने यूज़र इनपुट करके जो पीडीएफ भेजा था उसमें भी मैंने स्पेसिफाई किया है कि कैरेक्टर वैल्यू लेने के क्या तरीका है। तो कैरेक्टर वैल्यू के लिए हम एससी डॉट नेक्स्ट कैर, कुछ नहीं होता है, जैसे नेक्स्ट डबल में वैल्यू है तो नेक्स्ट डबल हमने ले लिया, बट कैरेक्टर में वैल्यू लेने के लिए हम नेक्स्ट कैर करके कोई भी मेथड स्कैनर क्लास का नहीं होता है, ठीक है। उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, एससी डॉट नेक्स्ट, फिर उसके बाद डॉट, फिर कैर एट 0, एंड यही तरीका है केवल यूज़र से एक कैरेक्टर वैल्यू लेने का, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो रहा है। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया, यूज़र से एक नंबर लिया, फिर दूसरा नंबर लिया और एक ऑपरेटर ले लिया। अब जो भी यूज़र यहाँ पे ऑपरेटर देगा उसी के बेस पर हमें नंबर 1 एंड नंबर 2 पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो स्विच के स्टेटमेंट हम यूज़ कर लेते हैं। स्विच, इसके अंदर क्या पास करेंगे, ऑपरेटर। अब ऑपरेटर का डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। तो हमारे केस किस में होंगे, कैरेक्टर केस के अंदर हम सारी कैरेक्टर वैल्यूज ही तो देंगे। तो केस, फर्स्ट केस में बना लेती हूँ प्लस का, कि अगर यूज़र ने प्लस सिंबल एंटर किया है तो नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों के बीच में एडिशन होना चाहिए, ठीक। तो बाहर उसके लिए एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर देती हूँ रिजल्ट नाम का। अब नंबर 1 एंड नंबर 2 तो डबल में है, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी डबल में हो सकता है, इसलिए रिजल्ट का भी डेटा टाइप मैंने डबल रखा। अगर केस प्लस है तो रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2 एंड ब्रेक, यहाँ पे कोलन नहीं लगाया इसलिए लगा देती। केस स्पेसिफाई करने के बाद कोलन भी लगाना रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो पहला केस हमने बना लिया प्लस ऑपरेटर के लिए। दूसरा केस क्या होगा, अच्छा ये वैल्यू प्रिंट भी करनी होगी, ओके। रिजल्ट की वैल्यू, द एडिशन ऑफ 2 नंबर इज प्लस रिजल्ट, ठीक है। एंड इसी तरीके हम बाकी के केसेस भी बना लेते हैं। जैसे अगर यूज़र ने ऑपरेटर में माइनस एंटर किया होगा तो रिजल्ट इक्वल टू नंबर 1 माइनस नंबर 2, और यहाँ पे द सब्ट्रैक्शन, द सब लिख देते हैं, द सब ऑफ 2 नंबर इज रिजल्ट, ठीक है। जो भी वैल्यू है वो रिजल्ट में ही तो स्टोर हो रही है, इसलिए हर बार हम रिजल्ट को ही तो प्रिंट करेंगे, ओके। इसी तरीके हम केस थर्ड वाला भी बना लेते हैं इनटू के लिए। अब अगर यूज़र ने इनटू एंटर किया है तो नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में क्या होना चाहिए, इनटू, तो हमने यहाँ पे भी इनटू कर लिया। सिमिलरली हमने डिवीजन के लिए भी यही चीज़ कर ली, एंड लास्टली हमने रिमाइंडर निकालने के लिए भी यही चीज़ कर ली, ओके। एंड यहाँ पे मैसेज भी हर जगह मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ सब्ट्रैक्शन तक ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं यहाँ पे MUL लिख देती हूँ, डिवीजन के लिए DIV, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ MOD, मॉड्यूलस, ठीक है। अब देखो ये प्रोग्राम किस तरीके से वर्क करेगा। प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। सबसे पहले वो नंबर 1 की वैल्यू मांग रहा है मुझसे, तो मैंने नंबर 1 में एंटर किया 2, और एंटर नंबर 2 मैंने यहाँ पे एंटर किया 3। अब ये मुझसे एक ऑपरेटर मांग रहा है, तो ऑपरेटर में मैंने एंटर किया प्लस। तो होगा क्या, ऑपरेटर के अंदर वैल्यू क्या चली जाएगी, प्लस, और ये जो प्लस है वो कौन से केस से मैच हो जाएगा, फर्स्ट वाले से। तो रिजल्ट इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 हो जाएगा, और क्या प्रिंट हो जाएगा, द एडिशन ऑफ 2 नंबर इज प्लस। तो नंबर 1 और नंबर 2 के अंदर जो भी वैल्यूज थी 2 एंड 3 दोनों प्लस होके रिजल्ट में आ गई। अब रिजल्ट की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो आउटपुट में क्या आएगा, द एडिशन ऑफ 2 नंबर इज 5। तो यहाँ पे एंटर करके चेक कर लेते हैं, एंटर द एडिशन ऑफ 2 नंबर इज 5, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। एंड इस प्रोग्राम को एक बार और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। फिर से मुझसे नंबर 1 की वैल्यू पूछने लग गया। नंबर 1 की वैल्यू इस बार मैं दे देती हूँ 3, और नंबर 2 की वैल्यू मैं दे देती हूँ 4, एंड यहाँ पे ऑपरेटर में मैं दे देती हूँ इनटू। तो अब कौन से केस में कंट्रोल जाएगा, अब ऑपरेटर में क्या वैल्यूज आ गई इनटू, तो वो कौन से केस के साथ मैच होगी, थर्ड वाले से। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, नंबर 1 इंटू नंबर 2, और नंबर 1 इंटू नंबर 2 जब हम करेंगे तो 3 4 12। तो आउटपुट में क्या आएगा, द MUL, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज, और रिजल्ट में क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, 12। तो एंटर कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज 12। तो एक बार फिर से हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। इस बार नंबर 1 की वैल्यू मैं एंटर करती हूँ कुछ 7, एंड नंबर 2 की वैल्यू मैं एंटर करती हूँ 6, एंड ऑपरेटर में मैं डिवीजन का सिंबल एंटर कर देती हूँ। अभी डिवीजन का सिंबल कौन से केस से मैच होगा, इस केस से मैच हो जाएगा नंबर 1, यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 6 कर देगा, और जो भी रिजल्ट होगा वो नीचे आ जाएगा। तो रिजल्ट आपका नीचे आ गया। अब देखो लास्टली हमारे पास है
मॉड्यूलस। और ये क्या करता है, देखो ये सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप पे ही काम करता है, क्योंकि देखो जब हमारा डेटा टाइप जो है वो डबल है, तो वो यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है ना, यानी कि वो नंबर को पूरा जब तक वो डिवाइड नहीं हो जाता, वो डेसिमल्स में वैल्यू आपको देता रहेगा, तो वो रिमाइंडर नहीं निकालेगा कभी भी, ठीक है। तो अगर हमें रिमाइंडर चाहिए किसी भी नंबर का, तो हमें ये सारे जो भी हमने डबल मिली है इन्हें हमें थोड़ा चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इंट क्लियर कर लेते हैं, एक बार यहाँ पे भी हम इंट कर लेते हैं, एंड रिजल्ट भी मैं इंट कर लेती हूँ, यहाँ पे भी चेंज करना होगा। नेक्स्ट डबल की जगह नेक्स्ट इंट, यहाँ पर भी नेक्स्ट इंट, एंड बस, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैंने क्या किया, अब देखो एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। एंड अभी भी जैसे नंबर 1 की वैल्यू मैंने 7 दे दी, नंबर 2 की वैल्यू मैंने 6 दे दी। तो पहले पिछले आउटपुट में जैसे आपके पास क्या कहते हैं 1 पॉइंट समथिंग समथिंग पॉइंट्स में एक आंसर आ रहा था, क्योंकि आपका रिजल्ट का जो डेटा टाइप था प्लस नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों का जो डेटा टाइप था वो डबल था, तो इसलिए आपको ये पॉइंट्स में वैल्यूज दे रहा था, डेसिमल्स में वैल्यू दे रहा था। और अब मेरे सारे डेटा टाइप्स जो है नंबर 1 नंबर 2 एंड रिजल्ट के वो है इंटीजर में। तो अब देख लेते हैं क्या आएगा। यहाँ पे हम डिवीजन में ऑपरेटर में हम डिवीजन का सिंबल ऐड कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, उसके बाद एंटर करते हैं। देखो आपके आउटपुट में आया द डिवीजन ऑफ 2 नंबर इज 1, ठीक है, इंटीजर वैल्यू उसने आपको दे दी। अब चेक कर लेते हैं कि ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करेगा। जैसे नंबर 1 की वैल्यू मैंने दी 9 और नंबर 2 की वैल्यू मैंने दी 4, तो और ऑपरेटर में मैंने ये मॉड्यूलस वाला ऑपरेटर पास कर दिया, एंटर कर दिया। अब देखो नंबर 1 यानी कि नंबर 1 को वो डिवाइड, नंबर 1 जो है नंबर 2 से वो डिवाइड करने लगेगा, तो 4 2 जा 8 होता है, तो पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, और पॉइंट्स में भी आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि हमने डेटा टाइप जो है वो चेंज कर लिया है डबल से इंट में, तो पूरा डिवाइड तो होगा नहीं, तो डेसिमल्स में आंसर नहीं आएगा, तो पूरा डिवाइड नहीं होगा। 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो यहाँ पे जैसे ही हमने मॉड्यूलस सिंबल एंटर किया, देख लेना द मॉड ऑफ 2 नंबर इज 1, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है आपको तो एक बार इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एंटर किया है कोई नंबर, फॉर एग्जाम्पल 10, एंड नंबर 2 की वैल्यू मैंने एंटर की है 6। अब यहाँ पे मैं ऑपरेटर फिर से वही मॉड्यूलस वाला ऑपरेटर में एंटर कर देती हूँ। अब क्या होगा, 10 को 6 से डिवाइड करेगा, तो 6 पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, तो 6 1 जा 10, और रिमाइंडर में क्या आएगा 4, तो इसका रिजल्ट भी वही आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोग्राम समझ में आ रहा है। अब इस प्रोग्राम में एक चीज़ नहीं है, अगर आपने नोटिस किया हो, डिफॉल्ट, ठीक है, सारे केसेस हैं और डिफॉल्ट नहीं है। तो डिफॉल्ट नहीं है तो क्या, अगर मान लो मैंने इन केसेस के जैसे कि यहाँ पे कोई कुछ अलग ही सिंबल मैंने एंटर कर दिया, जो सिंबल मैंने केस में स्पेसिफाई किया उनकी जगह मैंने कोई अलग ही सिंबल एंटर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर 1 में पहले नंबर 1 में तो पहले मुझे वैल्यू पास करनी पड़ेगी, जैसे 10 20, एंड यहाँ पे मैंने कोई अलग ही मैंने सिंबल पास कर दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एंड, ठीक है। अब मैं एंटर करूंगी तो ये एंड जो है मेरे किसी भी केस से मैच नहीं होगा, तो डिफॉल्ट तो है नहीं, तो प्रोग्राम का आउटपुट देखो कुछ नहीं आया, ठीक है। तो प्रोग्राम का आउटपुट कुछ ना आए वो चीज़ तो ठीक नहीं है, तो इसलिए हम डिफॉल्ट केस भी हमें यहाँ पे लगा लेना चाहिए था, डिफॉल्ट, और यहाँ पे ले लेते हैं, लिख देते हैं हम इनवैलिड चॉइस, ठीक है। इस प्रोग्राम को एक बार फिर से रन कर लेते हैं। इस बार नंबर 1 में कुछ वैल्यू मैंने एंटर की, नंबर 2 में कुछ वैल्यू एंटर की, एंड केस मैंने कुछ भी ऐसा एट द रेट दे दिया, एंड अब इनवैलिड चॉइस जो है आपका आउटपुट में आ गया। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम क्लियर है, ओके। तो इसी तरीके से ये प्रोग्राम हो जाएगा। एंड लास्ट अब हमारे पास है, अच्छा ये प्रोग्राम कुछ आपकी बुक्स में से मैंने सेलेक्ट किए हैं जो मुझे ठीक लग रहे थे, तो इनको भी देख लेना एक बार, एंड कुछ कर भी लेना इनमें से अपनी नोटबुक में। एंड लास्टली इस स्विच केस स्टेटमेंट वाले चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे, थ्योरी क्वेश्चंस, तो वो भी मैंने यहाँ पे सब स्पेसिफाई कर दिए, इनको तो अपनी नोटबुक में आपको करना ही करना है, ठीक है। एंड या ओके, वी आर गुड फॉर टुडे, थैंक यू, बाय।